नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो हमारे समाज, हमारे रिश्तों और हमारी संस्कृति को बहुत गहरे से प्रभावित करता है। हाल ही में एक कॉमेडी शो में हुई एक अभद्र टिप्पणी के बाद एक डिस्कोर्स शुरू हो गया है, एक बातचीत शुरू हो गई है कि गालियों को हमारे समाज में किस हद तक एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए और गालियों का हमारे ऊपर, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर किस तरह का असर आएगा। क्या हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे किसी तरह की रोक लगानी चाहिए या अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। इस तरह के तमाम विषय हैं जिनका मनोविज्ञान से और दर्शन से सीधा संबंध है। आइए हम धीरे धीरे इसके बिंदुवार कई परतों को समझने की कोशिश करते हैं। गाली को लेकर दो तरह के मत हमें दिखाई देते हैं। पहला मत ये कहता है कि गालियाँ जब से मनुष्य है तब से गालियाँ हमारे जीवन, हमारी संस्कृति और हमारे यहाँ तक कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का भी हिस्सा रही हैं। गालियों की फॉर्म बदलती रही है, गालियों के तरीके बदलते रहे हैं, लेकिन गालियाँ मानवीय सभ्यता के साथ हमेशा जुड़ी हुई है, चाहे वह कोई भी सभ्यता हो। अगर हम शादियों में जाएं तो लोग गीतों में गालियों की भरमार देखते हैं। अगर हम साहित्य में जाएं तो अलग अलग तरह की गालियाँ दिखाई देती हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने शतपथ ब्राह्मण से भी गालियों के महत्व का उद्धरण किया है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में 5वां श्लोक क्या कहता है, सुन लीजिए आप। मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। बातचीत अथवा संवाद में, उपदेश में उपहास, कलंकित करने वाले शब्द, गाली, व्यंग और नीचा दिखाने वाले शब्दों के प्रयोग करने से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें यह समझने की कोशिश करनी है कि गालियों का क्या मनोविज्ञान है। आखिर गालियां हम देते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्या है और इसका हमारे दिमाग में किस तरह का असर होता है। साइकोलॉजी के अनुसार गालियां जो हैं, जैसे हम सारे लोग ये मानते हैं कि गालियों का एक इफ़ेक्ट बड़ा तगड़ा होता है, बहुत सशक्त होता है। वह यह कि गालियां गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को, भड़ास को निकालने का बड़ा सशक्त माध्यम है। You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. मनोविज्ञान की कई सारी रिसर्च भी यह मानती हैं कि गालियां जो हैं वो पेन को सहन करने की मानव की क्षमता को बढ़ा देती हैं। इस इफेक्ट को मनोविज्ञान में हाइपोएल्जेसिस इफेक्ट कहा गया है, जो मनुष्य की पेन सहन करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो गालियों से यह एक इफेक्ट आता है मनुष्य के ऊपर। दूसरा, हमारे संस्कृति में, हमारे श्लोक में, हमारे समाज में गालियों का अच्छी दोस्ती और गहरे संबंधों को बनने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। खास करके अगर हम देखें तो यूपी के बहुत सारे शहरों में गाली देना एक तरह से घनिष्ठ मित्रता का भी प्रतीक मानी गई है। मुझे याद है जब मेरे बचपन में कुछ लोग पूछते थे कि भाई वो तेरा दोस्त है, क्या वो गाली गलौच वाला दोस्त है या फॉर्मल दोस्त है। तो इस तरह की भाषा भी होती थी और हमारे सोशलाइजेशन में गाली एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिससे मनुष्यों में इनफॉर्मेलिटी को, या हमारे आपसी, खास करके पुरुषों में इनफॉर्मल रिश्ते के लिए एक पैमाना गाली को माना जाता रहा है। मनोविज्ञान भी मानता है कि सोशलाइजेशन में गाली और इनका प्रयोग कई बार बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, जैसे कि शराब का हम देखते हैं। या तो यार मुझे लगता है ना, क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नहीं, मैं खुद ऐसा मानता हूँ। वो एक भाषा है। और अब क्या है, सेंसर बोर्ड वगैरह काट देते हैं ना, तो वो ये उनका है। लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई जिस समाज में गालियाँ नहीं दी जाती हैं वो समाज ही नहीं है। तीसरी चीज, आपने कभी ध्यान दिया हो कि गालियों का मस्तिष्क किस तरह से प्रोसेस करता है। मस्तिष्क से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनकी दिमाग पर कोई असर हो जाता है या कोई चोट आती है या वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, वह बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं अपने लाइफ की। बहुत सारी चीज़ों को वो एकदम से उनकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है। इसके बावजूद वो गालियाँ देते रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि वो उनको गालियाँ कैसे याद रहती हैं?
हम भी लिथेंदे, हम भी पलेंदे। पागल चुप। पागल को देखो। हट, गाली बक दूंगा भाली भाली। चुप सब। इस चीज़ को मनोवैज्ञानिक रिसर्च ने ढूंढा और उन्होंने पाया कि एक्चुअल में गालियां जो हैं वो हमारे इमोशन के साथ जुड़ी हुई हैं और वो बुद्धि से या सीधे सीधे नहीं जुड़ी हैं, उनका संबंध इमोशन से है। और हमारे इमोशन क्योंकि आते रहते हैं, इसलिए गालियां उन इमोशन के साथ हमारे जो लोग की मेमोरी चली गई है वो भी गालियां देते रह सकते हैं। इस सेंटर को एमिगडाला कहा गया है। तो गालियां जो माइंड में प्रोसेस होती हैं वो एमिगडाला वाले पोर्शन में प्रोसेस होती हैं, जो कि हमारे इमोशन से कनेक्टेड है। मनोवैज्ञानिक आधार के अलावा जो गालियां हैं वो हेजेमनी, पावर स्ट्रक्चर को भी दर्शाती है कि किस समाज में कौन व्यक्ति किस पावर में है, वो गालियों का प्रयोग करता है। इस तरह के पावर स्ट्रक्चर के प्रयोग को आप देख सकते हो कि अक्सर जो गालियां होती हैं वो जो पितृसत्तात्मक समाज हैं, पैट्रियार्कल समाज हैं, उनमें गालियों का जो टारगेट होती हैं वो महिलाएं अक्सर होती हैं। उसका एक वजह तो यह है कि महिलाओं को पुरुष की शान, आन बान और इज्जत का एक प्रतीक माना गया है, और अगर उस पर अटैक किया जाता है तो वह उस पुरुष की इज्जत पर अटैक है। तो यहाँ इस चीज़ का सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ न लेके पावर डोमिनेशन के प्रतीक के रूप में भी गालियों को देखना चाहिए, जो कि साफ तौर पर हमें समाज में दिखता है। आप पुलिस वालों की गाली में वो पावर डोमिनेशन को देख सकते हैं। मालिक की अपने नौकर को दी गई गाली में आप पावर डोमिनेशन को देख सकते हैं। पुरुष द्वारा महिलाओं को दी गई गाली में वो डोमिनेशन दिखाई देता है। कभी कभी शिक्षकों द्वारा छात्रों को दी गई गालियों में वो डोमिनेशन दिखाई देता है। वो पावर स्ट्रक्चर को सीधे सीधे दिखाता है। तो गालियाँ पावर को, अथॉरिटी को दिखाने का भी एक माध्यम होता है। इस तरह का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए भी गालियों का प्रयोग किया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि गालियाँ जो हैं हमारी अटेंशन को भी ग्रैब करती हैं, हमारे साइकोलॉजिकली हमें सजग कर देती हैं एकदम से। ये चीज़ कई जगह पे देखी गई है कि आप नॉर्मली किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए बोलेंगे तो वो असर नहीं होता, लेकिन गाली के साथ जब आप उसको बोलते हैं तो ये वो एकदम से इम्पैक्ट डालती है साइकोलॉजिकल। इस सारी चीज़ों के बावजूद हमें एक चीज़ पे थोड़ी सी डीपर बातचीत करनी चाहिए। वो ये है कि गालियों का क्या शाब्दिक अर्थ एज इट इज़ हमें लेना चाहिए या गालियों के कॉन्टेक्स्ट को भी देखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने बातचीत करी कि गालियों के ये डिफरेंट अर्थ हो सकते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें गालियों के कॉन्टेक्स्ट को देखे बिना गालियों को हम ये नहीं कह सकते कि वह किस चीज़ को दर्शा रही है। यार जोगी ने दाल काटिया। अरे पागल है यार ये। पागला। पागलपंती कर रहा है यार। तू जितना भड़केगा ये उतना भड़केगी। भड़वा। You giving me gali in Hindi? No, this. You want to see what I can do? No, this is not gali. I said if you get angry, she will get more angry. भड़केगी is not gali. भड़वा is the gali, madam. भड़वा is the gali. ये क्या कर रहा है यार? तू चिल्लाना बंद कर। तू औरत के दिमाग समझ में आता नहीं है, इसलिए तू सिंगल है, समझ गया ना? और तेरे को जैसे बहुत पता है। यहाँ पर हम दो फिलोसोफर्स की बात को या उनके कॉन्सेप्ट्स को प्रयोग करते हुए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि भाषा के प्रयोग में गालियाँ या भाषा का प्रयोग किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए, किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं तो उसके दो अर्थ होते हैं। किसी शब्द को या किसी एक्सप्रेशन को जब हम बोलते हैं तो एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं डिनोटेशन। वो कोई शब्द किस चीज़ को दर्शा रहा है सीधे सीधे। दूसरी ओर एक चीज़ होती है कनोटेशन, जो उस वाक्य या वाक्यांश में या उस शब्द में उसका अर्थ नहीं है, लेकिन वह उसका छिपा हुआ अर्थ है। जैसे हम उदाहरण के लिए बहुत सिंपल उदाहरण ले लेते हैं जो हम देखते हैं अक्सर हम अपने समाज में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं कि वह तो बहुत चमचा है। अब चमचा शब्द जो है वह चमचे को, जो एक्चुअल चमचा है, उसको नहीं निर्देशित कर रहा है। उसकी वो डिनोटेशन तो वही चमचा ही है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमें देखना होता है कि वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो फिर हम उसका कनोटेशन समझते हैं, उसका छपा हुआ मीनिंग समझते हैं। इसी तरह से जब हम गालियों का प्रयोग करते हैं, उदाहरण के लिए साले का या और भी जो गालियां हैं जो मैं यहाँ देना नहीं चाहता हूँ, उन गालियों का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, उस प्रयोग में हमें उसका कनोटेशन समझना होता है और वहाँ पर ये विभिन्न अर्थ
छुपे रहते हैं। इसलिए यह सामाजिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाता है, क्योंकि हम एक ही शब्द को बहुत तरीके से प्रयोग करते हैं अपने सामान्य जनजीवन में। पश्चिम में एक दार्शनिक है जिसका नाम है लुडविग विटगेनस्टाइन। हम अगर उसकी बात से इसको समझने की कोशिश करें तो उसने 2 तरह की थ्योरी अपने जीवन काल में दी थी। जब वो शुरुआत में पहली किताब लिख रहा था अपनी, उसका नाम था ट्रैक्टेटस। उस बुक में उसने ये आर्ग्यू किया कि असल में भाषा जो होती है वह जगत को, इस पूरी दुनिया को पिक्चर थ्योरी के द्वारा रिप्रेजेंट करती है। यानी कि भाषा में जो एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं वह एज इट इज इस वर्ल्ड को दर्शा देता है। तो इस थ्योरी को उसने पिक्चर थ्योरी का नाम दिया, और उसका यहाँ पर अर्थ ये था कि भाषा में प्रयोग किया गया शब्द का एक्चुअल में अर्थ होता है, और वह एक ही अर्थ होता है जो कि इस जगत में बाहर स्थिर है। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने जीवन में अनुभव किए और बहुत बाद में जाके जब वह फिलॉसफी को छोड़ के कुछ दिनों के लिए वो एक इंजीनियर था, और उसने कुछ दिनों के लिए घर बनवाने का काम, एक ठेकेदारी का काम किया था। उस दौरान उसने यह महसूस किया कि जब मिस्त्री जो बेलदार होता है उसको बोलता है ईंट, तो बेलदार ईंट देने लग जाता है। जब बोलता है सीमेंट, तो सीमेंट देने लग जाता है। तो ऐसे में उसको ये समझ में आया कि भाषा का अर्थ या शब्द का अर्थ वह चीज़ नहीं होती फिक्स जिसके बारे में वह बोला गया है, बल्कि हमें उस भाषा के प्रयोग को देखना होता है कि वो कैसे प्रयोग किया जा रहा है, और उससे हमें समझना होता है कि इसका क्या अर्थ है। एक शब्द के 4 मतलब, क्योंकि जब वो ईंट बोल रहा है तो उसने यह नहीं बोला है कि ईंट ले आओ या ईंट दे दो, लेकिन बेलदार उस कॉन्टेक्स्ट को समझता है और वो ईंट दे देता है। तो इस तरह से भाषा को विटगेनस्टाइन ने एक किताब लिखी, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस, और उस बुक में यह बात कही कि एक्चुअल में भाषा का एक फिक्स अर्थ नहीं होता। एक शब्द और एक वस्तु के बीच सीधे सीधे कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होता है। हमें शब्द का प्रयोग देखना होता है कि वो किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, और वो नए नए अर्थ गढ़ता रहता है, नए नए अर्थ निकालता रहता है, वह शब्द वाक्यांश या वाक्य। तो हमें वहाँ पर देखना होता है। इस देखने की प्रक्रिया को या इस प्रयोग की प्रक्रिया को उसने लैंग्वेज गेम्स का नाम दिया कि ये लैंग्वेज गेम्स हैं। और लैंग्वेज गेम एक ब्रॉडर लाइफ वर्ल्ड में जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ पर वो प्रयोग कैसे हो रहा है, उस प्रयोग से उसका अर्थ निकलता है, ना कि एक फिक्स अर्थ है। तो इस संदर्भ में हमें गालियों को लेना चाहिए, खास करके बनारस जैसे शहर में जहाँ पर गालियों का प्रयोग लगभग धड़ल्ले से होता है समाज के अंदर, और उनके तरह तरह से अर्थ निकल के आते हैं। इस चीज़ को लेकर एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, काशी का 80। इस किताब को लेकर भी एक समय पे बड़ा विरोध हुआ था कि ये इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो उस समय लेकिन राइटर ने, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उन्होंने यह आर्ग्यू किया था कि मेरी पुस्तक में जो पात्र हैं उनकी भाषा यही है, और जब मैंने इसको लिख दिया है तो वो खुद इसको स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं। और इस किताब की वजह से उनके लेखक के ऊपर कई सारे केस भी हुए थे, जो बाद में शायद वापस ले लिए गए। और बाद में ये रियलाइजेशन भी हुआ कि जब हम पुस्तक में उस भाषा को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक तरह का आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी शुरू होता है कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या हमें इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर एक सवाल उठ के आ जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य और कला की दृष्टि से, क्योंकि जो हम आज की बातचीत कर रहे हैं उसमें ये पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम बोलते हैं कि भाई साहित्य में और कला में, जैसे अभी ये कॉमेडी शो की बातचीत चल रही है, इससे पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी ये विषय उठा था कि सिनेमा में गालियों का प्रयोग क्या ज़रूरी है, क्या सिनेमा में गालियों का प्रयोग होना चाहिए जिस अर्थ में अभी तक हो रहा है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि लगातार यह प्रयोग बढ़ता चला गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक माइलस्टोन है सिनेमा में, जिसके बाद में गालियों के प्रयोग में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये सवाल काशी का 80 में भी उठा था कि भाई गाली का प्रयोग साहित्य में क्या ठीक है, क्या सिनेमा में ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है हमें इस चीज़ को 2 दृष्टि से देखना चाहिए। पहला तो ये
कि क्या हम गालियों का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, चाहे किसी भी कला में। क्या वह हम ग्लैमराइज करने के लिए या कूल दिखाने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम एक ऐसी सिचुएशन में उसका प्रयोग कर रहे हैं कि इससे जो व्यक्ति है उसके अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन पैदा हो कि क्या इस तरह की भाषा मैं भी प्रयोग करता हूँ, क्या ये भाषा प्रयोग करना ठीक है। अगर आप फिल्मों में इस तरह से इन गालियों का प्रयोग कर सकते हैं या किसी और आर्ट फॉर्म में, उस केस में गाली का प्रयोग एक महत्वपूर्ण कला का इंस्ट्रूमेंट की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें सेल्फ अवेयर करेगा हमारी अपनी अभद्र भाषा के लिए। क्योंकि ये तर्क अक्सर हमें देखने को मिलता है, चाहे वो फिल्में हों या साहित्य हो या जहाँ पे भी सोशल मीडिया, जहाँ पर भी गालियों का प्रयोग आजकल हो रहा है, तो ये तर्क हमेशा मिलता है कि क्या समाज में गालियों का प्रयोग नहीं है। और अगर समाज में गालियों का प्रयोग है तो हम तो समाज को ही रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कला के द्वारा, तो हम जैसा समाज है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह तर्क एक हद तक बिल्कुल सही है कि समाज में गालियों का प्रयोग होता है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है गालियाँ। लेकिन जब हम सिनेमा में उनका प्रयोग करते हैं या साहित्य में प्रयोग करते हैं, तो क्या वो गालियों को ग्लैमराइज करने के सेंस में कर रहे हैं। ये छोटी सी रील देखते हैं हम, गैंग्स ऑफ वासेपुर से, और हम खुद तय करते हैं कि क्या यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग इसे ग्लैमराइज करने का काम कर रहा है या हमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव होने में मदद कर रहा है। अगर यह सेल्फ रिफ्लेक्टिव होने में मदद नहीं कर रहा है तो ये आर्टिस्टिक यूज़ नहीं है। चाहे हम ये कह सकते हैं कि हम समाज को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वो समाज को सेल्फ रिफ्लेक्शन या इस पर हमें चिंतन करने को मजबूर नहीं कर रहा है कि हाँ, ये जो गालियों का प्रयोग हम करते हैं ये प्रयोग बड़ा अभद्र लग रहा है सिनेमा में। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमें इसका ख्याल रखते हुए अगर हम इसको प्रयोग करें तो फिर हम एक नई दृष्टि डेवलप कर सकते हैं। जैसे इस मामले में मुझे लगता है कि मंटो का लेखन बहुत अच्छा उदाहरण है। इवन काशीनाथ सिंह ने जो पुस्तक लिखी और उसके बाद में कई सारे पात्र, क्योंकि उस पुस्तक में जो पात्र हैं वो बहुत जो वास्तविक जिंदा पात्र हैं, जो उनमें से कई लोग आज भी हैं, तो वो उन पात्रों को खुद एक सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ जब उन्होंने उस किताब में अपनी भाषा को एज इट इज़ पढ़ा और उनको लगा कि ये भाषा सच में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है फिर वो आर्ट ने अपना काम कर दिया, क्योंकि आर्ट का काम सिर्फ समाज को दर्शाना ही नहीं है जैसा वो है समाज, बल्कि आर्ट का काम समाज को एक दिशा देना भी है, और वह दिशा जो समाज की तरक्की की ओर हो, समाज में बेहतरी की ओर हो। तो हमें इस दृष्टि से ज़रूर देखना चाहिए गालियों को। हालांकि इस चीज़ को हम स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है कि हाँ, गालियाँ समाज का हिस्सा हैं, और जो गालियों का शब्द है उनका अक्षरशः अर्थ नहीं होता है, उनके कई अर्थ होते हैं जो हम जनजीवन में समाज में यूज़ करते हैं। और गालियाँ जो हैं वो हमारी संस्कृति में, हमारे शादियों में, हमारी रिश्तेदारियों में हमेशा रही हैं, तो हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन कला में इसके प्रयोग को लेके हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के हम जो अगली पीढ़ी को इससे क्या संदेश दे रहे हैं, जो आर्ट फॉर्म में हम इनका यूज़ कर रहे हैं, वह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हर आर्टिस्ट को सोचना चाहिए। क्योंकि शब्दों का प्रयोग जो है वो केवल हमारा एक्सप्रेशन ही नहीं होता है, वह हमारी चेतना को, हमारे चिंतन को और हमारे ओवरऑल व्यवहार को प्रभावित करता है। साइकोलॉजी में इस चीज़ को लेके काफ़ी रिसर्च हुई है कि शब्दों का हमारे कॉग्निशन पर, हमारे साइकी पर, हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर होता है। तो जिन शब्दों का हम बार बार प्रयोग करते हैं वह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसलिए हमें अपने शब्दों को लेकर बहुत सजग होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में तो इस चीज़ को लेकर, भारतीय दर्शन में इस चीज़ को लेकर काफ़ी जोर दिया गया है कि हम शब्दों के प्रयोग को लेके, किस तरह की हम वाणी यूज़ कर रहे हैं उसको लेके काफ़ी सजग रहना चाहिए, और जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी साइकी पर हो और दूसरे की भी साइकी पर हो, उस तरह के शब्दों का प्रयोग अक्सर अच्छा रहता है हमारे लिए और ओवरऑल एक पूरे समाज के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए।
अच्छा, एक पॉइंट है जो बिल्कुल अलग तरह का पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ा रेलिवेंट पॉइंट है, ख़ास करके जो वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, कॉमेडी शोज़ हैं, या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें चल रही हैं एंटरटेनमेंट की, इनमें जो गालियों का प्रयोग है उसकी एक मार्केट वैल्यू है। क्योंकि हम ये जानते हैं गालियों का हमारी साइकोलॉजी पे एक अलग तरह का असर होता है और हम उसको लेके थोड़े ज़्यादा एक रोमांचित हो जाते हैं। इसका यह अर्थ है कि हम इसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी देख रहे हैं, जो आर्ट से अलग हर आर्ट का एक कॉमर्शियल पहलू है। तो उस कॉमर्शियल पहलू, हल्की पब्लिसिटी के लिए हम गालियों का प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, वहाँ गालियों का प्रयोग धड़ल्ले से हम देख रहे हैं आजकल। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जल्दी से वो पॉपुलर किया जा सके, खास करके यंग जनरेशन में। क्योंकि यंग जनरेशन के जो गालियाँ का प्रयोग है उनके लिए शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट पैदा करता है, और उस टीवी पे उसको देखना और अलग तरह का एक्साइटमेंट पैदा करता है, एक तरह का ग्लैमराइजेशन उसमें है। तो उससे वो आकर्षित हो जाते हैं बहुत आसानी से। उसमें एक्टिंग का स्तर क्या है, प्लॉट किस तरह का है मूवी का, या जो भी इवन जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है तो वहाँ पे जोक का स्तर क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि इस तरह की गालियाँ और ये इससे काफ़ी यंग जनरेशन को पुल किया जाता है अपनी ओर। तो एक तो चीज़ ये है जिसकी वजह से इनका प्रयोग बढ़ा है। तो हमें यहाँ आर्टिस्टिक वैल्यू के बजाय ये कॉमर्शियल एंगल है, और जिसका सीधा संबंध बाजारवाद से है, और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पूरा सोसाइटी पे क्या होगा, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट थिंग जो है, जो मुझे पर्सनली अपनी लाइफ में महसूस हुई, कि गालियों के प्रयोग से और कुछ ऐसे अनावश्यक सीन ज़्यादा से ज़्यादा डालने से, हर मूवी में डालने से, बिना कॉन्टेक्स्ट के डालने से एक सोशल प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है। वो ये कि हमारे समाज में आर्थिक कारणों से, माइग्रेशन के कारणों से, और भी बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे सांस्कृतिक कारण हैं जिसकी वजह से एकल परिवार की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इस जो हमारे एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं, उसमें अक्सर ये हुआ करता था, खास करके जब मैं अपने बचपन में जाता हूँ, कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती थी जिसमें लोग आपस में मिलकर उसको किया करते थे, बैठते थे, इंजॉय करते थे, और इंजॉयमेंट जो है वो सामूहिक हुआ करता था। लेकिन गालियों के प्रयोग से और एक तरह से मैं कहूँगा अश्लील सीन्स या इस तरह की चीज़ें डालने की वजह से एक चीज़ ये हुई है कि परिवार के लोग अब एक साथ बैठकर भी किसी एक चीज़ को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता है कि किस मूवी में, किस वेब सीरीज़ में क्या सीन कब आ जाएगा, जिसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होगा। एक या दो सीन ऐसे होने की वजह से हम कभी पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर इसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें इस पूरे मसले को अपनी संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि क्या हमारे समाज में इन चीज़ों के लिए हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है। अगर नहीं है तो ऐसे में हमें अपने समाज की ज़रूरतों और एक सामूहिकता को बनाए रखने के लिए इस तरह की कला को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि आपस में जोड़े रखे और लोगों को मिलकर एंजॉय करने और मनोरंजन करने की संभावना को बनाए रखे। हालांकि एकल परिवार का या अकेले स्क्रीन पर बिजी रखने का एक सामाजिक लॉन्ग टर्म असर भी हमारे समाज में दिखाई देने लग गया है, और इससे जिसे बोलते हैं कि व्यक्तिनिष्ठता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हर कोई अकेलेपन के दौर से भी गुजर रहा है, क्योंकि वह शेयरिंग उस तरह से कम पारिवारिक स्तर पर नहीं हो रही है, और हर जनरेशन के बीच में आपस में शेयरिंग नहीं हो रही है। जैसे अगर हम गाली वाला जो चीज़ें देख रहे हैं तो वो अपने आयु वर्ग के बीच में तो शेयरिंग हो सकती है अपने दोस्तों के बीच में, लेकिन अपनी जनरेशन, अगली जनरेशन और पिछली जनरेशन के साथ में रिश्ता नहीं कायम हो पा रहा है इस तरह के मनोरंजन के अभाव में, क्योंकि ये मनोरंजन की शेयरिंग, इनके बारे में बातचीत करना एक बड़ा एंगल होता है जिससे परिवार में एक संबंध डेवलप हो सकता है पारिवारिक चीज़ों के अलावा। हालांकि देखिए, ये कलाएं
इस रूप में हमेशा रही हैं, गाली के रूप में। आप देखेंगे नाच है और सांग है हरियाणा के अंदर, यूपी में रास लीला में कई सारी अभद्र चीज़ें हुआ करती हैं, और भी बहुत सारे फोक सॉन्ग में हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह की गाली गलौज है। उस तरह की गाली की एक स्पेस भी है, लेकिन वो एक विशेष संदर्भ में है। ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पर गालियों का अभाव के बिना भी मनोरंजन हुआ है, और उसमें एक सामूहिक मनोरंजन हुआ है, तो उससे एक सामूहिकता को बढ़ावा देने में बहुत मदद मिलती है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है गालियों को लेके कि भाई हम किस तरह का समाज डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ये मनोरंजन के साधन हमारे समाज को, हमारी समाज की कुल मिला के हमारी संस्कृति को बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं।